Assalamu alaikum, dear students. I hope you will doing well. In this lecture, we will be discussing the percentage yield, that is the theoretical yield, um, also the limiting reactant and access reactant, and we will be also discussing about the questions that is involving some of the mole ratios as well. Okay. Okay. Now you can see here the question is, इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि एक मोल जो है हमारे पास मेथनॉल, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. We will discussing these all in the organic chemistry about the methanol, ethanol. ठीक है. You should not be worried about this. One mole contains 91 kilojoule of energy that is released. ठीक है. एक मोल के अंदर जो कंपाउंड है मेथनॉल का वो 91 किलो जूल की एनर्जी रिलीज कर रहा है. हमें क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन 160 ग्राम्स ऑफ मेथनॉल इज फॉर्म. यानी कि एक मोल जो है वो हमारे पास 91 किलो जूल की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब रिलीज कर रहा है एनर्जी को. अब हमें ये देखना है कि 160 ग्राम कितनी एनर्जी को रिलीज करेगा. तो उसका काम ये है कि हमारे पास सबसे पहले इस मास को हमें मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट इन द सिमिलर यूनिट दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मोल. ठीक है. और हमारे पास एम आर दिया हुआ है मेथनॉल का, तो व्हाट वी हैव टू डू इज टू फाइंड आउट द मोल्स. So the mass that is given, that is a 160 gram mass upon mr, that is 32. तो अगर हम लोग 160 को डिवाइड करेंगे 32 से, so we will getting um, 160 divided by 32, so you will get 5 मोल्स हमारे पास आएंगे. अब हमारे पास एक मोल के अंदर 91 किलो जूल है, तो 5 मोल के अंदर कितने होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 91 हो जाएगा. So you will be getting 455 kilojoule. Exactly. So that is the answer. Now the similar question, दूसरा सवाल हमारे पास है, that is asking calculate the amount of energy absorbed when 240 decimeter cube of hydrogen measured at the room temperature and pressure is formed. ठीक है. अब इन्होंने पहले से बताया हुआ कि एक मोल के लिए देखो, एक मोल के लिए एनर्जी रिलीज की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है. वो हमें एग्जामिनर खुद से बता देगा कि एक मोल के लिए कितनी एनर्जी होगी. वो खुद हमें सवाल में बता देगा आपको. ठीक है. अच्छा, अब आपको ये कह रहे हैं कि भाई अगर एक मोल के अंदर 131 किलो जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो आप ये बताइए कि जब 240 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम होगा हाइड्रोजन का एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. देखो, जब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात जब भी की जाएगी तो हमें मोल्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24 डेसीमीटर क्यूब. हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है मोल्स का जब भी हमारे पास रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात की जाएगी और वॉल्यूम हमें जब दिया जाएगा. ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम हमारे पास क्या है? 240 है. सो 240 डिवाइडेड बाय 24 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मोल्स. हमें मोल्स निकालने हैं. क्यों? क्योंकि हमें ये ऊपर जो यूनिट दी हुई है मोल के लिए दी हुई है, तो हमें जो ये जो यूनिट है वॉल्यूम की, चाहे यहाँ पर मास हो चाहे यहाँ पर वॉल्यूम हो, इसको हमें मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. समझ में आ रही बात? तो मोल्स इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 24. तो 24 हमारे पास कांस्टेंट है जो हमें बता दिया है यहाँ पर फॉर्मूले का. तो 240 डिवाइडेड बाई 24 यू विल गेट 10. हमारे पास 10 मोल्स आ जाएंगे. आप देखो हमारे पास एक मोल के अंदर 131 है, तो 10 मोल के लिए कितने हो जाएंगे? तो 10 मल्टीप्लाई बाय 131 हो जाएगा. सो यू विल गेट 1310 किलो जूल हमारे पास एनर्जी आ जाएगी. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ वी विल डिस्कसिंग. अब हम लोग परसेंटेज यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ओके. तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज ओके. तो हमें इसमें मोल रेशियो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमें जिसका जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें क्या निकालना है? परसेंटेज यील्ड को निकालना है.
पहली बात तो ये कि यील्ड क्या होता है, इसको पहले समझ लेना है। देखो, यील्ड का मतलब होता है हमारे पास, बेसिकली अगर आप यील्ड की बात करेंगे जब भी हम लोग, इट मीन्स प्रोडक्ट। इसको मैं आसान तरीके से समझाना चाहूँ तो परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला होता है, डेट इज परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल यील्ड एक्सपेरिमेंटल यील्ड को इन दूसरे वर्ड्स में हम लोग कहते हैं एक्चुअल यील्ड। अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड, जिसको हम लोग इन अदर वर्ड्स कैलकुलेटेड यील्ड भी कह सकते हैं। सर ये क्या होता है? इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। सर जैसे कि हम लोग अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें आसान तरीके से समझाऊं। अब अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में मेहमान आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, तुम अगर उनके लिए, मतलब अगर 10 लोग आए हुए हैं, तो अगर उनके लिए तुम बिरयानी बनाते हो, तो अब तुमने जो बिरयानी बनाई है वो तुमने कैलकुलेशन के लिहाज से बनाई। तुमने सोचा कि भाई अगर 10 लोग हैं तो उनके लिए इनफ होगी, 5 किलो बिरयानी इनफ होगी। यानी कि 5 केजी बिरयानी जो है ना, वो इनफ होगी कितने लोगों के लिए? 10 लोगों के लिए। ठीक है। ये तुम्हारी कैलकुलेशन थी कि यार मैं 5 किलो बिरयानी बना लेता हूँ तो 10 लोग खा लेंगे तो उनका पेट भर जाएगा। ठीक है। अब होता क्या है इन रियलिटी, जब तुम 5 किलो बिरयानी बनाने लगते हो तो तुम्हें पता है कि अब जाहिर सी बात है, ह्यूमन एरर होता है। जब तुम बिरयानी बनाने लगे तो उसमें कुछ चावल तुम्हारे हाथ से गिर गए, या कुछ चावल, बिरयानी तुम्हारी जल गई, कुछ ना कुछ, एनीथिंग एल्स, कुछ ना कुछ हो गया, कुछ ना कुछ लॉस हो गया। मतलब सोचा तुमने 5 किलो का था कि 5 किलो बनाने लगूंगा, सामान मंगवाया, चीजें मंगवाई, सब चीजें मंगवाई। उसके बाद पता चला कि जनाब आपके पास जो बिरयानी बनी है लॉसेस के बाद, वो तुम्हारे पास बनी है 4.5 केजी। अब थियोरेटिकली जो तुमने कैलकुलेशन की थी कि यार एक बंदे के लिए आधा किलो बिरयानी काफी रहेगी, तुमने जो सोचा कि यार 5-10 लोगों के लिए जो है ना 5 किलो काफी रहेगी। लेकिन जब तुम रियलिटी में आए, जब तुम बिरयानी बनाने लगे, उस वक्त जो तुम्हारी बिरयानी बनी है इन रियलिटी, वो तुम्हारे पास कितनी बनी है? 4.5 केजी। अब जो तुम्हारे पास जो लॉस हुआ है वो तुम्हारे पास क्या कहलाता है? कि तुम्हारे ड्यूरिंग द, मतलब जो तुम कुकिंग के दौरान तुम्हारे पास कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। ठीक है। अब ये जो 5 केजी था, ये तुम्हारे पास क्या है? ये कैलकुलेटेड, ये थियोरिटिकली जो तुमने सोचा था, कैलकुलेशन जो तुमने की थी, इसको थियोरिटिकली कहते हैं। और इन रियलिटी क्या बना, वो हमारे पास क्या है? एक्सपेरिमेंटल यील्ड है या एक्चुअल यील्ड है, यानी कि एक्चुअल में क्या बना है उसको हम लोग एक्चुअल यील्ड कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसी तरह से जब हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, जब तुम कोई प्रोडक्ट फॉर्म करते हो, तो उस प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए जाहिर सी बात है तुम्हारे पास रिएक्शंस होते हैं। अब जब तुम रिएक्शंस करते हो, तुम पहले सोचते हो कि भाई मैं जब ये रिएक्शन दो चीजों को मिलाऊंगा तो मैं जब प्रोडक्ट बनाऊंगा तो इतने रिएक्टेंट्स मिलाऊंगा, इतना मास होगा, इतना वॉल्यूम होगा, उन सबको मिलाकर मेरे पास इतनी प्रोडक्ट बनेगी, जो तुम थियोरेटिकली कैलकुलेशन करते हो। लेकिन जब तुम रियलिटी पे आते हो, जो तुम बड़े बड़े वेसल्स के अंदर, कंटेनर्स के अंदर जब तुम रिएक्शन करते हो, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वॉल ऑफ कंटेनर पे, कंटेनर के वॉल पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लग जाता है, वेस्ट हो जाता है, एनीथिंग एल्स, कुछ ना कुछ ऐसी टेम्परेचर वेरिएशन हो जाती है, जिसके वजह प्रोडक्ट जो तुम कैलकुलेशन, जो तुमने कैलकुलेशन की होती है, वो इन रियलिटी उतनी प्रोडक्ट तुम्हारी नहीं बनती। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? ये हमारे पास यील्ड का कॉन्सेप्ट। तो अब जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? वो हमें कैसे पता चलता है कि एक्चुअल यील्ड का कौन सा होगा, थियोरेटिकल यील्ड हमारे पास कौन सा होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसको जरा हम लोग अभी देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि हमारे पास ये चीज याद रखिएगा, मैं पहले दूसरे पार्ट को जरा समझा देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट करने लगूंगा फिर तुम लोगों को शायद समझ में नहीं आए। अब देखो, ये तुम्हारे पास सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि हमेशा याद रखना कि यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट, जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुई है उसको हम लोग कहते हैं यील्ड। ठीक है। अब हमारे पास कह रहे हैं कि भाई a mass of 1.92 grams of dry barium sulfate was obtained, calculate the percentage yield of barium sulfate। अब जरा हम लोग केमिकल रिएक्शन पे आ जाते हैं।
तो तुम्हारे पास क्या है कि भाई ये बेरियम प्लस सल्फेट बेरियम सल्फेट बना रहे, पूरा रिएक्शन नहीं है। अब पहले जरा एक्सपेरिमेंट को पहले पढ़ते हैं कि हुआ क्या। वैसे तो पेपर में पूरा केमिकल रिएक्शन बैलेंस होके आता है, लेकिन ये जो इस तरह के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें वो तुमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें अच्छी खासी केमिस्ट्री आ चुकी है, अब तुम इसके रिएक्शन को खुद तुम्हें पता होगा, अंदाजा होगा। लेकिन अभी तुम्हें फौरन से, जब तुम लोग इनिशियल स्टेज में तुम लोग रिएक्शन को खुद फॉर्म नहीं कर सकते, हम लोग जब आगे पढ़ते रहेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये रिएक्शन कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है, हमारे सिलेबस का पार्ट है वैसे ही। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये रिएक्शन हुआ कैसे है, किस तरह से हुआ है, ये हम लोग आगे आहिस्ता से, जब तुम लोग की केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी तब जाके तुम्हें रिएक्शन समझ में आने लगेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी जरा देखते रहो। वैसे तो ये इक्वेशन पूरी दी हुई होती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टोइचोमेट्री की जो कैलकुलेशन आते हैं उसमें इक्वेशन पूरी इन्होंने दी हुई होती है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में इन्होंने दी हुई नहीं है। अभी इसके लिए भी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल देख लेते हैं कैसे हुआ है। बेरियम नाइट्रेट वॉज एडेड, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.550 मोल पर डेसीमीटर क्यूब किसकी थी, बेरियम नाइट्रेट की थी। तो बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, BaNO3 टेकन ट्वाइस। अब सवाल ये पता सर ये किस तरह से फॉर्मूला बना। बेरियम का चार्ज क्या होता है, +2 होता है। नाइट्रेट का चार्ज क्या होता है, -1 होता है। डिफरेंट नंबर ऑपोजिट चार्जेस क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा उसका सिंबल क्या बन जाएगा, ये 2 जो है ये नाइट्रेट का सब्सक्रिप्ट बन जाएगा, और 1 जो है ये बेरियम का सब्सक्रिप्ट बन जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, BaNO3 टेकन ट्वाइस। अब ये सवाल ही पैदा सर ये ब्रैकेट क्यों है, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था कि ब्रैकेट इसलिए आया क्योंकि जब भी पॉलीएटॉमिक आयन के सब्सक्रिप्ट में 1 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा पॉलीएटॉमिक आयन के इर्द गिर्द। ये सिर्फ पॉलीएटॉमिक के लिए रूल, ठीक है, ये मैंने बात पहले भी समझा दी थी, सही है। खैर, अब ये बेरियम नाइट्रेट है, इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ है भाई, द बेरियम नाइट्रेट रिएक्टेड विद एक्सेस एक्वस सोडियम सल्फेट। जब मैं इसका रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ करूंगा तो क्या बनेगा भाई, Na2SO4, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट कैसे बना, सोडियम का चार्ज क्या होता है, ग्रुप नंबर 1 में है, +1 है। सल्फेट हमारे पास है पॉलीएटॉमिक आयन है, इसका चार्ज क्या है, -2 है। डिफरेंट नंबर ऑपोजिट चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो इट विल बिकम Na2SO4। ये 2 बन जाएगा सोडियम का सब्सक्रिप्ट, और ये 1 बन जाएगा सल्फेट का सब्सक्रिप्ट। तो ये 1 सल्फेट के अराउंड ब्रैकेट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने ये बात की थी कि पॉलीएटॉमिक आयन के अराउंड अगर सब्सक्रिप्ट 1 है तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 के अलावा कोई भी नंबर होगा तब हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, सही है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो 1 के अलावा तो हमें ब्रैकेट लगाना होता है पॉलीएटॉमिक आयन के लिए, ये बात मैंने बताई थी। ये क्या बनेगा भाई, इन दोनों का जब रिएक्शन किया तो हमने क्या बना, तो देखो बेरियम हमारे पास ग्रुप नंबर 2 में, सही है। तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, +2। नाइट्रेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1 का नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन है, नेगेटिव चार्ज है। सोडियम का पॉजिटिव चार्ज होता है, सही है। सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमें ये बात पता है कि हम लोग जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक ही रिएक्टेंट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। अगर हम आयनिक मतलब हम आयनिक कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस मौजूद होते हैं। तो हमारे पास जो इस रिएक्टेंट का जो पॉजिटिव चार्जेस है, हमें हमेशा हर रिएक्टेंट हर केमिकल रिएक्शन में ऐसे ही होता है जब भी कोई आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन होता है। यानी कि हमारे पास क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयन होता है इस किसी भी रिएक्टेंट का पॉजिटिव आयन, वो दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव आयन के साथ क्या बना देता है, कंपाउंड बनाता है, जब भी वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो, ठीक है। तो ये बेरियम पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ क्या बना देगा, कंपाउंड बना देगा, जो क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट बना देगा, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, BaSO4 लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या है, नाइट्रेट है और सोडियम है। तो सोडियम पॉजिटिव है, नाइट्रेट नेगेटिव है, तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा NaNO3, ठीक है। अब ये जो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये नाइट्रेट है, 2 लिखा हुआ है तो 2 यहाँ पर लगा दे, नहीं, यहाँ पर 2 नहीं लगाएंगे। ये हम लोग इसके सब्सक्रिप्ट को चेंज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला वैसे ही बनेगा जैसे हमारे पास चार्जेस के लिहाज से होते हैं। सोडियम का चार्ज क्या होता है हमारे पास, +1 होगा। नाइट्रेट का चार्ज क्या होता है, -1 होता है। तो सेम नंबर ऑपोजिट चार्जेस क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होंगे बल्कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। हाँ, अब जब ये तुम्हारे पास 2 लिखा हुआ है, ये 2 की वजह से क्या कर देंगे, उसको बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन से पहले बैलेंसिंग इक्वेशन भी हम लोग आगे प्रैक्टिस कर लेंगे।
हम लोग क्या करेंगे, इस कंपाउंड से पहले 2 लगा देंगे। ठीक है, ये 2 लग जाएगा। अब इस 2 सोडियम थे, 2 नाइट्रेट थे, अब ये 2 इससे पहले लगा दिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा, ये जब 2 लग जाएगा पहले तो क्या हो जाएगा, 2 सोडियम और 2 टाइम्स नाइट्रेट भी हो जाएगा। तो ये जब 2 पहले लग जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे कंपाउंड से वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा जनाब, तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन इस तरह से बन रही है। क्लियर है? अब जरा हम लोग इसके प्रॉपरली इसके मोल रेशियोज को देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक बेरियम नाइट्रेट है, एक सोडियम सल्फेट है, और एक बेरियम सल्फेट है, जबकि 2 सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, अब जरा हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करना है सवाल में। वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम मास ऑफ बेरियम सल्फेट। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम मास निकालना है। किसका? बेरियम सल्फेट का मास निकालना है हमें। बेरियम सल्फेट का मास निकालना है। और हमारे पास क्या चीज है भाई, हमारे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम दिया हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है किसकी, बेरियम नाइट्रेट की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अननोन क्या है, द अननोन इज अ बेरियम सल्फेट, जिसका हमें मास निकालना है। ठीक है, और जो कि हमारे पास, जबकि हमारे पास जो बेरियम नाइट्रेट है जिसका वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, इसकी बात कर रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, नोन है। तो हमने पहली बात क्या की थी, हमने कहा था कि नोन का सबसे पहला काम क्या होता है कि नोन के हमें मोल्स निकालने होते हैं। ये पहला स्टेप होता है, नोन के मोल्स निकालो। तो नोन के मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास मोल्स इज इक्वल टू, जब भी हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ होगा, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करोगे। सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0.02 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो हमारे पास 0.02 डेसीमीटर क्यूब में मल्टीप्लाई करोगे कॉन्सेंट्रेशन से, जो कि हमारे पास क्या है, 0.550। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.02 मल्टीप्लाई बाय, डेट इज 0.550। तो हमारे पास आ जाएगा, डेट इज 0.011। ये मोल्स हमारे पास आ जाएंगे, किसके, नोन के मोल्स आ जाएंगे। नोन के हमने मोल्स निकाल ली। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है, मोल रेशो का। मोल रेशो लगा दो भाई, नोन से अननोन के दरमियान, नोन रेशो अननोन। ठीक है, तो हमारे पास नोन क्या था भाई, हमारे पास नोन जो है वो बेरियम नाइट्रेट है। तो 1 मोल बेरियम नाइट्रेट का जो है वो कितने मोल के बराबर है, बेरियम सल्फेट के 1 मोल के बराबर है। तो भाई 0.011 जो हमारे पास मोल्स हैं, किसके निकाले थे, नोन के निकाले थे, बेरियम नाइट्रेट के। दैट इज 0.011 मोल्स जो कि बेरियम नाइट्रेट के हैं, वो बेरियम सल्फेट के कितने के बराबर आएंगे, जो इसको हम लोग एक्स कहेंगे। ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये चीज हमने पहले भी की थी। तो ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू। अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि मोल रेशो 1:1 का है, तो जितने मोल्स हमारे पास बेरियम नाइट्रेट के होंगे उतने ही मोल्स बेरियम सल्फेट के होंगे, सेम होगा। तुम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेना। तो डेट इज 0.011। ये हमारे पास किसके मोल्स आ जाएंगे, डेट इज द बेरियम सल्फेट के मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास बेरियम सल्फेट के मोल्स आ गए हैं, तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। जब जब मोल्स पता है और हमें मास निकालना है, तो हमारे पास हमें क्या चाहिए होगा, एमआर चाहिए होगा, जो कि हमारे पास बेसिकली क्या है सवाल में, 233 इन्होंने पहले से दिया हुआ है। वैसे तो अगर नहीं दिया हुआ तो हम इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें मास निकालना है, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एमआर हो जाएगा। तो मोल्स हमारे पास क्या है, बेरियम सल्फेट के 0.011 मल्टीप्लाई बाय 233। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, डेट इज 2.56 ग्राम्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली क्लियर हो गई बात बेटा? अच्छा, अब सवाल ही पैदा, सर ये क्या चीज है हमारे पास। देखो ये तुमने पूरा प्रोडक्ट, अब हमारे पास क्या थी, ये प्रोडक्ट थी, ये बेरियम सल्फेट की प्रोडक्ट है। अब देखो ये 2.5 से, अब इसको जरा नोट डाउन रखना। ठीक है, अब हमारे पास सवाल दूसरा पार्ट क्या कह रहे कि अ मास ऑफ 1.92 ग्राम्स ऑफ ड्राई बेरियम सल्फेट वाज ऑब्टेन, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दैट इज द एक्चुअल यील्ड
जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड यील्ड जिसको हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड भी कहते हैं, और मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो अब सवाल ही पैदा है, सर एक्चुअल यील्ड इसमें क्या होगी और कैलकुलेटेड यील्ड क्या होगी। तो बेसिकली याद रखिएगा हमेशा, हम लोग जो यील्ड, जो भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट, हमने बेरियम सल्फेट है ना, तो बेरियम सल्फेट का जो भी चीज हमने कैलकुलेट करी है सवाल में, जो कैलकुलेट हमने की है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कैलकुलेटेड यील्ड कहलाएगा। इसको आसान तरीके से समझ लो। याद रखना कि अगर तुम्हारे पास परसेंटेज यील्ड वाला सवाल आ जाए, उसमें दोनों तरीके के सवाल आ सकते हैं। एक तरीके का सवाल ये आ जाए कि वो डायरेक्टली तुम्हें दे दे, डायरेक्टली तुम्हें दे दे, सवाल में कुछ भी नहीं करना हो, ये पूरी इक्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं दी हुई हो, ये पूरा पहला पार्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, बल्कि उन्होंने सिर्फ डायरेक्टली तुम्हें एक्चुअल यील्ड और कैलकुलेटेड यील्ड डायरेक्ट दिया हुआ हो, तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके आंसर निकाल देना है। लेकिन अब क्योंकि इस सवाल में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इस लिहाज से है कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें कैलकुलेटेड यील्ड को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन, जो कि स्टिचोमेट्री मोल रेशियो के जरिए हमें निकालना है। समझ में आई बात। और जो इन्होंने पहले से ये मास दिया हुआ है सवाल में, ये जो पहले से इन्होंने मास दिया हुआ है ये प्रोडक्ट का, बेरियम सल्फेट का, याद रखना कि ये हमेशा एक्चुअल यील्ड होगा, ये हमेशा एक्चुअल यील्ड होगा, ये बात याद रखिएगा। सही है। क्योंकि तुम्हें कॉमन सेंस की बात है, हमेशा डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा आती है, मतलब कैलकुलेटेड यील्ड जो तुमने कैलकुलेट की होगी, जो ये जैसे जो तुमने टोटल बिरयानी बनाई होगी, सोची होगी, वो तुम्हारे पास हमेशा ज्यादा होगी। लेकिन जो तुम एक्चुअल में बिरयानी तैयार करोगे लॉसेस के बाद, जो तुम्हारे लॉसेस हुए वो हमेशा कम होगा। मतलब हमेशा नॉमिनेटर हमेशा कम होगा, एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगा कैलकुलेटेड यील्ड के मुकाबले में। तो बेसिकली ये जो 1.92 है ना, ये 1.92 आपका 2.56 से कम है ना, तो कॉमन सेंस की बात है कि 1.92 आपका एक्चुअल यील्ड होगा जिसको नॉमिनेटर में रखेंगे। और 2.56 हमेशा ज्यादा, इस लिहाज से हम लोग इसको कैलकुलेटेड यील्ड में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कैलकुलेटेड यील्ड जो होता है वो हम लोग, हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो कि लॉसेस से पहले है, जिसमें लॉस वगैरह नहीं हो, लॉसेस से पहले जो हमने सोचा है, कैलकुलेट किया है, एस्टिमेट, वो हमारे पास हमेशा ज्यादा होगा डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई बाय 100 जब तुम करोगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, 1.92 डिवाइडेड बाय 2.56 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 75% आ जाएगा। यानी कि हमारे पास कैलकुलेटेड यील्ड 2.56 थी, जो कि हमें जो मिली वो 1.92 थी। तो अगर हमें परसेंटेज निकालनी है इसको, क्या करेंगे हम लोग, 1.92 डिवाइड बाय 2.56 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। इसको उल्टा नहीं करना, पता चले तुमने 2.56 को ऊपर कर दिया और 1.92 को नीचे कर दिया, तुम गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि 1.92 डिनोमिनेटर में हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक और मजे की बात बता दूं मैं आपको, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास, अभी तो ये तुम्हारे पास मास लिखा हुआ था ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, मास लिखा हुआ था। अब अगर सपोज करो अगर तुम्हारे पास मास की जगह लिखा हुआ वॉल्यूम हो, यानी कि अगर इस ग्राम्स की जगह वॉल्यूम लिखा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम हो डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, तो जो यूनिट तुम्हारे पास एक्चुअल यील्ड की होगी, क्योंकि एक्चुअल यील्ड तो उन्होंने पहले से दिया हुआ होगा सवाल में, एक्चुअल यील्ड की जो यूनिट होगी वॉल्यूम में हो, सपोज करो अभी तो मास में था ना, तो अगर एक्चुअल यील्ड की यूनिट अगर वॉल्यूम में दी हुई है, तो याद रखना कि कैलकुलेटेड यील्ड जो तुम ऊपर कैलकुलेट करोगे उसको भी सेम यूनिट में कैलकुलेट करोगे। पता चले तुमने ऊपर, तुम्हारे पास एक्चुअल यील्ड वॉल्यूम में दिया हुआ था, सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ था, और तुमने जो है कैलकुलेटेड यील्ड जो है तुमने ग्राम में निकाल दिया। तो ऐसा नहीं करना, खुदा का खौफ करना, ऐसा नहीं करना। जो यूनिट तुम्हारे पास नॉमिनेटर में होगी वही डिनोमिनेटर में सेम यूनिट होगी, तभी जाके तो कैंसिल होंगे ना यार। अभी ऊपर ग्राम था, नीचे भी ग्राम था, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तभी तो परसेंटेज आएगी ना। नहीं समझे? क्लियर हो गई बात, तो ये चीज याद रखनी। अच्छा जनाब, तो अगर हम लोग आगे तरह बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं भाई।
अच्छा भाई, ये क्वेश्चन नंबर 26 में ये दोबारा से सवाल इस तरह का है। ये भी सवाल सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस हुई हुई है, इसको जरा देख लेते हैं फटाफट में। ये कह रहे हैं कि भाई बेरियम कार्बोनेट इज रिएक्ट। अब ये देखो पूरा इसमें इन्होंने पूरी इक्वेशन दे दी। उस वाले सवाल में पूरी इक्वेशन नहीं दी हुई थी, लेकिन अब इसमें इन्होंने पूरी इक्वेशन दे दी है, तुम लोग के लिए आसानी है। बेरियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 40.0 सेंटीमीटर क्यूब और 1.50 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ 1.50 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वॉल्यूम है और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दी हुई है, सही है ना। तो ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका वॉल्यूम और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, कैलकुलेट द मास ऑफ बेरियम क्लोराइड। ये जो बेरियम क्लोराइड है, इसका मास हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये अननोन है। ये हमारे पास क्या है, अननोन है। जबकि नोन हमारे पास क्या है भाई, HCl। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो हमें अब अननोन को निकालना है, सही है। अब इस सवाल में हमें कैसे सॉल्व करना होगा इसको, इसको पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, अननोन निकालना है। इसका अननोन का पहले मास निकाल लूंगा, ठीक है। तो अब हमें यील्ड का मतलब हमेशा याद है ना, प्रोडक्ट का हमें करना होगा, ठीक है। ये रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट का हमेशा प्रोडक्ट की तरफ देखना होगा हमेशा। अच्छा भाई, तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें स्टिचोमेट्री है तो हमें नॉन के मोल्स निकालने होंगे। तो नॉन के मोल्स निकाल लो भाई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो HCl के मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, 40 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, डेसीमीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करोगे तो 0.04 आ जाएगा, खुद निकाल लेना भाई। जो 40 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड बाय 1000 करना तो आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 1.50 करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा भाई, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1.50 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। ये हमारे पास मोल्स आ गए किसके, ये हमारे पास आ गए नॉन के मोल्स आ गए, ठीक है। अब हमें मोल रेशो लगाना है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, मोल रेशो का है। तो मोल रेशो हम लोग किसके दरमियान लगाते हैं, नॉन से अननोन के दरमियान। नॉन रेशो अननोन। तो हमारे पास क्या है, नॉन इस सवाल में HCl है। तो HCl के मोल्स कितने हैं, 2 है। और बेरियम क्लोराइड अननोन जो कि हमारे पास 1 है। तो 2:1 लगेगा हमारे पास। और 0.06 मोल्स जो कि HCl के थे, वो हमारे पास कितने मोल्स के बराबर होंगे, बेरियम क्लोराइड के X के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0.06 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 0.06 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, 0.06 डिवाइडेड बाई 2। तो इट विल बी 0.03 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गए किसके, अननोन के मोल्स आ गए, ठीक है। ये अननोन के मोल्स आ गए। अब हमें क्या करना है, मास निकालना है भाई, ठीक है। मास हमें कैलकुलेट करना होगा। तो मास निकालने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, हमारे पास इन्होंने बेरियम क्लोराइड का MR पहले से दिया हुआ है। तो मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे MR से, मोल्स मल्टीप्लाई बाय MR हो जाएगा, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मास ऑफ द BaCl2। तो क्या हो जाएगा भाई, 0.03 मल्टीप्लाई करोगे 208 से, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारे पास मास क्या आएगा भाई, 208 मल्टीप्लाई 203। तो इट विल बी 6.24 ग्राम्स हमारे पास आ जाएगा मास। किसका मास आ रहा है भाई, ये BaCl2 का मास आ रहा है। अब याद रखना, ये जो तुमने मास निकाला है, ये तुमने कैलकुलेट किया है। ये तुमने क्या किया है भाई, ये तुमने कैलकुलेट किया हुआ है। दिस इज द कैलकुलेटेड यील्ड, दिस इज द कैलकुलेटेड यील्ड, ठीक है। अच्छा, अब देखो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड यील्ड होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, सही है। तो अब परसेंटेज यील्ड इस सवाल में इन्होंने पहले से दी हुई है 75%। तो इस परसेंटेज यील्ड की जगह परसेंटेज लिख दो, 75 इज इक्वल टू। अब एक्चुअल यील्ड हमें क्या निकालना है, असल में एक्चुअल यील्ड यील्ड निकालना है, समझ में आ रही बात। अब इस सवाल में हमें क्या करना है, एक्चुअल यील्ड निकालना है। अब इसमें उल्टा है, एक्चुअल यील्ड जैसे पिछले सवाल में एक्चुअल यील्ड इन्होंने पहले से दिया हुआ था, लेकिन अब इस सवाल में एक्चुअल यील्ड हमें कैलकुलेट करना है। कैसे पता चला, क्योंकि याद रखना स्टिचोमेट्री से जो हम लोग जो भी चीज कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा 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 कैलकुलेटेड यील्ड होगा, सही है। तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड यील्ड 6.24 पुट करेंगे, और एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, नोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 हम लोग करेंगे। अब इसको रीअरेंज करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग इसको कैसे करेंगे, एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई बाय,
ये 6.24 ऊपर चला जाएगा 75 के साथ, ठीक है, और ये जो 100 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा। तो जब हम करेंगे इस तरह से, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा, डेट इज 4.68 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये तुम्हें वैसे ही पता चल रहा है 4.68 हमारे पास जो छोटी वैल्यू, छोटा मास जो हमारे पास आ रहा है वो हमेशा छोटा होगा, और 6.24 बड़ा है, तो हमारे पास अल्टीमेटली वो कैलकुलेटेड ये वैसे ही पता चल रहा है। समझ में आ रही बात? तो एक्चुअल यील्ड हमेशा छोटा होगा, कैलकुलेटेड यील्ड हमेशा बड़ा होगा, तुम्हें सवाल से ही, लॉजिक से ही पता चल रहा है। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? ठीक है।